साइबर ठगों से सावधान व सतर्क रहें नागरिक। स्वयं से संबंधित ओटीपी व पासवर्ड किसी से भी न करें साझा। साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल हेल्पलाइन 1930 पर दें साइबर धोखाधड़ी की सूचना। डिजिटल व सोशल मीडिया के दौर में बढ़ते साइबर अपराधों के मद्देनजर नागरिक साइबर ठगों से सावधान सतर्क रहें। किसी भी प्रकार के साइबर फ्रॉड से बचने के लिए अपनी गोपनीय जानकारी, ओटीपी, पासवर्ड आदि किसी के साथ शेयर न करें। उपायुक्त मनदीप कौर ने कहा कि किसी भी कारणवश साइबर अपराध का शिकार होने पर केंद्र सरकार के पोर्टल नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पर शिकायत दर्ज की जा सकती है। सरकार के इस पोर्टल की मदद से यूजर को ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की सुविधा मिलती है। इस पोर्टल पर सभी तरह के साइबर अपराध की शिकायत की जा सकती है। इन दिनों डिजिटल वर्ल्ड में साइबर अपराध से जुड़ी घटनाएं अब बेहद आम हो गई हैं। आए दिन साइबर अपराध से जुड़ी अलग अलग खबरें सुनने को मिलती हैं। साइबर अपराधी अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल कर यूजर्स को अपने जाल में फंसाने का काम करते हैं। ऐसे में कई बार यूजर किसी बड़े अपराध का शिकार बन जाता है और उसे यह तक समझ नहीं आता कि इसकी शिकायत कहां करे। इसके लिए केंद्र सरकार के नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर इस तरह के अपराध की शिकायत की जा सकती है। इस पोर्टल के साथ यूजर्स अपने साथ हुए किसी साइबर अपराध की ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इस पोर्टल पर महिलाओं और बच्चों के साथ होने वाले अपराधों के लिए भी शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है। सरकार का यह पोर्टल 24 घंटे काम करता है। यूजर्स की मदद करने के लिए हेल्पलाइन नंबर 1930 की सुविधा भी मिलती है। उन्होंने बताया कि पोर्टल पर शिकायत करने के लिए सबसे पहले साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल ओपन कर होम पेज फाइल पर कंप्लेंट ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। एग्रीमेंट को ठीक से पढ़ने के बाद अपसेट पर क्लिक करना होगा। महिला और बच्चों से संबंधित शिकायत के लिए रिपोर्ट साइबर क्राइम रिलेटेड टू वुमेन चाइल्ड और इससे अलग शिकायत के लिए रिपोर्ट साइबर क्राइम पर क्लिक करना होगा। पोर्टल पर शिकायत दर्ज करने के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। इसके लिए क्लिक हियर फॉर ए न्यू यूजर पर क्लिक करना होगा। यहाँ सारी जानकारियों को दर्ज कर प्रोसेस को पूरा करना होगा। अब आपसे क्राइम का टाइप जानने के लिए एक लिस्ट देकर जानकारी ली जाएगी। इसके अलावा जहां क्राइम हुआ है उस सोशल प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम की जानकारी देनी होगी। अपराध के बारे में जानकारी के लिए इसके बारे में लिखना होगा। सारी जानकारियों को रिव्यू करने के बाद सबमिट पर क्लिक करना होगा। फॉर्म सबमिट होने के बाद पोर्टल पर एक कंफर्मेशन मैसेज मिलेगा। इस कंफर्मेशन को ईमेल पर शिकायत आईडी के साथ पाया जा सकेगा। लोक नृत्य दलों के लिए 29 फरवरी तक कर सकते हैं पंजीकरण। कला एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम विभाग हरियाणा के सभी जिलों से लोक नृत्य दलों के पंजीकरण के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक दल 29 फरवरी तक विभाग की मेल आईडी आर्ट एंड कल्चर फेयर्स HIR.com पर आवेदन कर सकते हैं। राज्य पंजीकृत लोक नृत्य दलों को भी विभाग के द्वारा आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों में अनुबंधित किया जाएगा। जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी संदीप हुड्डा ने जानकारी देते हुए सह कलाकारों के बारे में बताया कि कोरियोग्राफर व टीम लीडर के नृत्य विद्या से संबंधित दस्तावेजों को लाना अनिवार्य है। कोरियोग्राफर की न्यूनतम आयु 35 वर्ष तथा सह कलाकार की आयु 18 वर्ष से कम होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि किसी एक दल में पंजीकृत सदस्य केवल अपने पंजीकृत दल में ही प्रस्तुति दे सकेगा, अन्यथा विभाग द्वारा उसके पूर्ण दल का पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि दल के सदस्य पर किसी भी प्रकार का पुलिस केस अथवा कोर्ट केस नहीं होना चाहिए, अन्यथा उसका पंजीकरण रद्द करने के साथ साथ विभाग द्वारा आयोजित किसी भी कार्यक्रम में
प्रस्तुति का कार्य नहीं दिया जाएगा। सभी कलाकार पारंपरिक व साफ सुथरी वेशभूषा में होने अनिवार्य हैं। दलों के अग्रिम नगद राशि नहीं दी जाएगी। राशि की अदायगी कलाकार के व्यक्तिगत बैंक खाते में सीधी आएगी। डीपीआरओ ने बताया कि मानदेय अदायगी के लिए बिल व संबंधित दस्तावेज टीम लीडर द्वारा सत्यापित होने चाहिए। बिलों की कटिंग व व्हाइटनर का प्रयोग नहीं होना चाहिए। पंजीकरण के लिए मूल दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ, कैशलेट, चेक, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो तथा उनकी प्रतियां साथ लाना अनिवार्य है। एक कलाकार केवल एक ही दल में अपना पंजीकरण करवा सकता है। उन्होंने बताया कि अधिक जानकारी के लिए विभाग के कार्यालय SCO 29 पहली मंजिल सेक्टर 7C मध्य मार्ग चंडीगढ़ अथवा मोबाइल नंबर 6239573357 पर भी संपर्क किया जा सकता है। उन्होंने कलाकारों से ज्यादा संख्या में आवेदन का आह्वान किया है। धान अवशेष से गोले बनाने के प्लांट पर मिलेगा 70 लाख तक का अनुदान। फसल अवशेष प्रबंधन को कमाई का साधन बनाया जा सकता है। सरकार की ओर से फसल अवशेष प्रबंधन के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत सब्सिडी देने का प्रावधान भी किया गया है। इसी कड़ी में धान की फसल के अवशेष से गोले बनाने का प्लांट लगाने के लिए सरकार की ओर से 70 लाख रुपए का अनुदान दिया जाता है। उपायुक्त मनदीप कौर ने जानकारी देते हुए बताया कि तकनीकी के इस युग में अब फसल अवशेष परेशानी न होकर फायदे का सौदा बनता जा रहा है और बहुत से किसान व लोग अब फसलों के अवशेषों से लाखों रुपए भी कमा रहे हैं। तकनीक के माध्यम से फसल के अवशेषों को इस प्रकार से किया जा रहा है प्रयोग, ऐसे में किसान फसल अवशेष प्रबंधन करके आत्मनिर्भर बन सकते हैं। सरकार ने फसल अवशेष प्रबंधन की समस्या को गंभीरता से लेते हुए कई योजनाएं चलाई हैं और योजनाओं को लेकर किसानों को जागरूक भी किया जाता है। सरकार के इस कदम से फसल अवशेष प्रबंधन को बल मिला है और आज कई लोग केवल फसल के अवशेषों से ही लाखों रुपए कमा रहे हैं। फसल अवशेष का प्रयोग अब बिजली और प्लाई बोर्ड बनाने आदि कामों में भी होने लगा है। उन्होंने बताया कि धान के अवशेष से गोले बनाने की तकनीकी में बढ़ोतरी करके पर्यावरणीय कृषि प्रथाओं की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में अनुसंधानकर्ता और कृषि विशेषज्ञ धान के बूटे की तिलाईकरण के नवाचार को अपना रहे हैं। तकनीकी धान फसल अवशेष प्रबंधन की बड़ी समस्या का समाधान करने में काफ़ी अहम है। इस तकनीकी के तहत CPCB की गाइडलाइंस के अनुसार एक बार में 1 टन प्रति घंटा के प्लांट के लिए 28 लाख और टोर फंक्शन प्लांट के लिए 56 लाख CBC की वित्तीय सहायता भी दी जाएगी। उपायुक्त ने किसानों से अनुरोध किया है कि किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता या सब्सिडी पाने के लिए सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड मीडियम मार्को इंटरप्राइज के पोर्टल पर भी आवेदन किया जा सकता है। मृत्यु या अपंग होने पर पंजीकृत श्रमिक के परिवार को मिल सकते हैं 2 लाख रुपये। जी हां, ई श्रम पंजीकृत श्रमिक परिवार दुर्घटना में मृत्यु या अपंगता को लेकर सहायता के लिए भिवानी स्थित सहायक श्रम आयुक्त के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। ऐसे परिवारों को केंद्र सरकार की योजना के अनुसार 2 लाख रुपए तक की सहायता मिल सकती है। उपायुक्त मनदीप कौर ने बताया कि असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले पंजीकृत श्रमिकों की दुर्घटना में मृत्यु होने या अपंग होने की स्थिति में उनके परिवार को सहायता देने के लिए उपायुक्त की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है। केंद्र सरकार की योजना और हरियाणा के श्रम आयुक्त कार्यालय के दिशा निर्देशों पर गठित इस कमेटी में अतिरिक्त उपायुक्त को सदस्य सचिव एवं पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं संबंधित श्रम निरीक्षक को कमेटी सदस्य बनाया गया है। नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी सहायक श्रम आयुक्त भिवानी को दी गई है। उन्होंने बताया कि
जिन ई श्रम पंजीकृत श्रमिकों की 26 अगस्त 2021 से 31 मार्च 2022 तक दुर्घटना के दौरान मृत्यु या अपंगता हुई है, उनके आश्रित क्लेम के लिए भिवानी स्थित सहायक श्रम आयुक्त के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। केंद्र सरकार की योजना के अनुसार ऐसे परिवारों को दुर्घटना मृत्यु होने पर 2 लाख तथा अपंगता के लिए 1 लाख से 2 लाख राशि मिल सकती है। सीएम विंडो से संबंधित शिकायतों को गंभीरता से लेकर त्वरित कार्यवाही करें अधिकारी। सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं का क्रियान्वयन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रभावी रूप से किया जा रहा है। ऐसे में सभी विभागाध्यक्ष अपने विभाग से संबंधित सीएम विंडो पर आने वाली समस्याओं व शिकायतों का निवारण तत्परता से करना सुनिश्चित करें। इस कार्य में किसी भी प्रकार की ढिलाई ना बरतें। उपायुक्त मनदीप कौर ने जिला अधिकारियों को ये निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि सभी विभागों के अधिकारी सीएम विंडो पर आने वाली शिकायतों का तत्काल निवारण सुनिश्चित करें तथा इन पर प्राथमिकता के आधार पर एक्शन ले। उन्होंने सख्त निर्देश दिए हैं कि इस कार्य में किसी भी प्रकार से कोताही ना बरती जाए। जिन विभागों ने सीएम विंडो से संबंधित शिकायत अंडरटेक नहीं की है, उनको तुरंत अंडरटेक करें। सीएम विंडो पर जो शिकायतें ज्यादा समय से लंबित हैं, उनका जवाब जल्द से जल्द दिया जाए और सीएम विंडो का निवारण होने के उपरांत एक्शन टेकन रिपोर्ट अवश्य अपलोड की जाए। उन्होंने कहा कि सीएम विंडो सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है जिसकी मुख्यमंत्री स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री शिकायत निवारण पोर्टल पर प्राप्त शिकायत के संदर्भ में सही दस्तावेज ही पोर्टल पर अपलोड किए जाएं। सभी अधिकारी सीएम विंडो के संबंध में अपने अपने विभाग से संबंधित शिकायतों की रोजाना व्यक्तिगत तौर पर निगरानी रखें। उन्होंने कहा कि सीएम विंडो से संबंधित शिकायतों में कोताही किसी भी सूरत में सहन नहीं की जाएगी। जिला में 6 परीक्षा केंद्रों पर विद्यार्थी देंगे बुनियाद लेवल की एक परीक्षा। जी हां, मिशन बुनियाद कार्यक्रम हरियाणा सरकार और शिक्षा विभाग द्वारा कक्षा 9वीं और 10वीं के छात्रों के लिए 2022 में शुरू की गई एक अनोखी पहल है। इस कार्यक्रम में वर्तमान 9वीं व 10वीं में 5000 विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं। इन सभी विद्यार्थियों को विभाग के द्वारा जिले में बनाए हुए बुनियाद केंद्रों पर विकल्प फाउंडेशन की प्रशिक्षित टीम के द्वारा आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं जैसे सुपर 100, किशोर बाल वैज्ञानिक प्रतियोगिता आदि के लिए ऑनलाइन कोचिंग की सुविधा दी जाती है। सभी विद्यार्थियों के परिवहन, वर्दी, किताबें, फीस एवं स्टेशनरी की व्यवस्था भी विभाग के द्वारा की जाती है। मिशन बुनियाद 2024-26 बैच में जागरूकता अभियान के दौरान पर ब्लॉक स्तरीय सेमिनार आयोजित किया गया और इन सेमिनारों में पूरे हरियाणा से 2 लाख से भी ज्यादा बच्चे और उनके अभिभावकों ने भाग लिया। चरखी दादरी जिला दादरी, बाड़दा और बोंद कलाखंड में क्रमशः 12, 15 व 16 जनवरी को ब्लॉक स्तरीय सेमिनार का आयोजन किया था, जिसमें खंड के विद्यार्थियों ने मिशन बुनियाद कार्यक्रम में प्रति काफी उत्साह और ऊर्जा दिखाई। मिशन बुनियाद के प्रथम स्तर की प्रवेश परीक्षा तारीख 2 फरवरी है। परीक्षा प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं, जिसमें छात्रों को उनके परीक्षा केंद्र की सूचना प्राप्त होगी। इस बात की जानकारी देते हुए जिला शिक्षा अधिकारी कृष्णा फोगाट ने बताया कि जिले में 6 परीक्षा केंद्रों में राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय चरखी दादरी, राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बोनकला, राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बाड़दा, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कादमा, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मिश्री व राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय झुझु कला में इस परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। सभी खंड शिक्षा अधिकारी को कहा गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी का एडमिट कार्ड डाउनलोड करवाना सुनिश्चित करें और उन्हें परीक्षा के लिए समय पर परीक्षा केंद्र में पहुंचाया जाए। परीक्षा के दिन विद्यार्थी समय से केंद्र पर पहुंचे। परीक्षा का समय प्रातः 11:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक रहेगा।
विद्यार्थी परीक्षा आरंभ होने से 60 मिनट पहले यानी 10:30 बजे अपना स्थान ग्रहण करेंगे। प्रत्येक विद्यार्थी अपने साथ अपना एडमिट कार्ड और आधार कार्ड लेकर आएंगे। प्रवेश परीक्षा को सुचारू रूप से आयोजित करने की जिम्मेदारी प्रत्येक खंड में संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी की रहेगी। सभी खंड शिक्षा अधिकारी अपने खंड के परीक्षा केंद्रों का परीक्षा के दौरान निरीक्षण भी करेंगे। जिला शिक्षा अधिकारी ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों, जिला विज्ञान विशेषज्ञ एवं सभी परीक्षा केंद्रों वाले विद्यालय प्रमुखों को नकल रहित परीक्षा करवाने के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने बताया कि बुनियाद कार्यक्रम के लिए जिला चरखी दादरी से 1818 विद्यार्थियों ने पंजीकरण किया है। प्रवेश परीक्षा के सिलेबस में कक्षा 6ठी, 7वीं, 8वीं और 9वीं में गणित के प्रश्न शामिल होंगे। पेपर में कुल 200 अंक होंगे, जिनमें 50% पूछे जाएंगे। प्रत्येक मूल्य 4 अंक का होगा और गलत उत्तर पर एक नेगेटिव मार्किंग होगी। परीक्षा में OAR सीट भरकर विद्यार्थियों को उत्तर देना होगा। पहले सत्र की परीक्षा में पूरे राज्य से 20,000 विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा। उनके लिए द्वितीय स्तर की परीक्षा 29 फरवरी को आयोजित की जाएगी। इसमें 5,000 बच्चों को तृतीय स्तर के लिए चयन किया जाएगा, जिनमें कुल 3,000 विद्यार्थियों को मिशन बुनियाद में दाखिला मिलेगा और उनकी कक्षाएं 15 अप्रैल से शुरू होंगी। रोजगार विभाग के निर्देशों पर सर्वोदय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में व्यावसायिक मार्गदर्शन सप्ताह मनाया गया, जिसमें जिला स्तर के सहायक रोजगार अधिकारी मयंक अग्रवाल ने बतौर विशेषज्ञ के रूप में भूमिका निभाई। उन्होंने विद्यार्थियों को संघ लोक सेवा आयोग व हरियाणा सिविल सेवा आयोग की परीक्षा के बारे में बताया कि जैसे कि प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी की जाए, साथ साथ विद्यार्थी जीवन में अनुशासन के बारे में भी बताया गया। उपमंडल स्तर पर उपमंडल रोजगार कार्यालय बाडरा द्वारा एकलव्य वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बाडरा में व्यावसायिक मार्गदर्शन सप्ताह मनाया गया, जिसमें विद्यार्थियों को बताया गया कि वे किस आधार पर कौन से क्षेत्र में अपने करियर का चुनाव कैसे कर सकते हैं। जिला रोजगार अधिकारी कुमारी शशि ने बताया कि बच्चों को असफलता, तनाव, डिप्रेशन का मुकाबला सकारात्मक तरीके से कैसे करें और अपने स्किल और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को कैसे बढ़ाया जाए, इस बारे में वे विस्तृत से जानकारी दी। तो दोस्तों, आज की थी हमारी ये अहम खबरें। कल फिर हम मिलेंगे इसी वक्त इसी समय। अगर आप भी अपनी कोई खबर भेजना चाहते हैं तो बेबाक होकर हमें अपनी ईमेल, व्हाट्सएप पर भी कर सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं, ताकि हम आपकी आवाज़ को उठा सकें, उसे समाज के सामने ला सकें, उसका निवारण करा सकें। अब मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए।